सभी लोग उनके आसपास खड़े होकर ताने मारने लगे। उन्हें वैसे भी रेयॉन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये नतीजा तो उनकी उम्मीद से भी बदतर निकला। लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि उसने अपनी मां सिल्विया से सिर्फ बालों का रंग और लाल आंखें ही विरासत में पाई हैं। तभी ग्लेन ने ठंडी आवाज में कहा कि बहुत शोर हो चुका है, समारोह खत्म हो गया है और सभी लोग जा सकते हैं। मेहमानों के जाने के बाद परिवार का मुखिया वहीं खड़ा रहा और धीरे से बोला कि शायद ये सच में बदला नहीं जा सकता। बटलर रोवन ने उदासी से उसकी तरफ देखा। ग्लेन ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक तलवार पर पड़ी। अगले ही पल स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस चमक उठी। उसकी आंखें फैल गईं। सामने सुनहरी रोशनी सूरज की तरह चमक रही थी। कि जगाट परिवार के पहले मुखिया की औरा थी। ऐसी सुनहरी आग जिसे दानवी आग भी छू नहीं सकती थी। पूरे परिवार के इतिहास में सुनहरी मना और सुनहरी आग सिर्फ एक बार दिखाई दी थी। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी। इतनी चमकदार की आंखें टिकाना मुश्किल था। ग्लेन के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर रेयॉन है कौन? कुछ समय बाद रेयॉन ने अपना स्टेटस विंडो खोला। उसमें लिखा था 9 नोट फ्रॉस्ट कर्स, कम स्टैमिना, कमजोर मना सेंस, रिंग ऑफ फायर स्टेज 2 और वाटर रेजिस्टेंस स्टेज 2। उसने सोचा कि अभी के लिए इतना काफी है। उसे बस रिंग ऑफ फायर को तीसरे चरण तक पहुंचाना था। धीरे धीरे 7 साल बीत गए और रेयॉन 12 साल का हो गया। लगातार ट्रेनिंग करते करते वो रिंग ऑफ फायर के तीसरे चरण के करीब पहुंच गया था। अगर वो बर्फ वाली समस्या को हल कर लेता तो और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था। अब उसकी वाटर रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे ठंड महसूस ही नहीं होती थी। हालांकि शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन पहले से काफी बेहतर था। अब वो फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर सकता था। तभी सिल्विया ने आवाज लगाई, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। रेयॉन ने लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि फिर एक और समारोह का समय आ गया है और उसे फिर से उन परेशान करने वाले लोगों का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय बाद समारोह खत्म हुआ और सहायक ने घोषणा की कि कार्यक्रम पूरा हो गया है। रेयॉन हैरान था कि इस बार सब इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद इसलिए क्योंकि इस बार सिर्फ ब्रांच फैमिली के लोग हिस्सा ले रहे थे। तभी ग्लेन ने उसे बुलाया और पूछा, तुमने 1 महीने से बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने का आदेश क्यों नजरअंदाज किया? रेयॉन उलझ गया। कौन सी ट्रेनिंग? तभी सिल्विया जल्दी से बोली कि रेयॉन बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसके शरीर में अभी भी बहुत ज्यादा बर्फीली ऊर्जा बची हुई है, इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग करना मुश्किल है। यह सुनकर रेयॉन खुद चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि सिल्विया को इसकी जानकारी है, लेकिन ग्लेन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जगाट परिवार में नाम रखने वाले किसी इंसान के लिए कोई छूट नहीं होती। अगर वो चल नहीं सकता तो रेंग कर जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग फिर भी करेगा। यही जगाट परिवार का नियम है। सिल्विया घबरा गई। मैं उससे ऐसा नहीं करवा सकती, कृपया उसे थोड़ा और समय दीजिए। लेकिन ग्लेन ने गुस्से से पूछा, क्या तुम फिर से परिवार छोड़कर भागना चाहती हो? जब से तुम्हें यह बच्चा मिला है तब से तुम एक जगाट की तरह यहीं रहोगी। अगर नहीं मानना है तो अभी जा सकती हो। तभी आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, लगता है ये फिर भाग जाएगी। जिसकी मना कोर टूट चुकी हो वो यहां रहने के लायक नहीं। ऐसे लोग तो शर्म की बात है। रेयॉन अब सब समझ चुका था। सिल्विया ने कभी परिवार छोड़ दिया था। उसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसकी मना कोर टूट गई और वो ऑनरा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ये कीमत उसने उसके पिता से शादी करने के लिए चुकाई थी, लेकिन उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता मर गए और मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा। रेयॉन की नजरों में ये लोग बस छोटे दिमाग वाले बेवकूफ थे। वो अपनी मां के बारे में ऐसी बातें सुनकर चुप नहीं रह सकता था। अचानक वो हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। सिल्विया घबराकर चिल्लाई, रेयॉन रुक जाओ, वापस आओ, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन रेयॉन ने शांत आवाज में कहा, सब ठीक है, मैं आदेश मानूंगा और अगले महीने से ट्रेनिंग शुरू करूंगा। पहले मार्शल हॉल के इंस्ट्रक्टर ने तुरंत कहा, इतनी कमजोर हालत वाले बच्चे के लिए बेसिक ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन रेयॉन ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं रेयॉन जैगार्ड नाम रखना चाहता हूं तो मैं ट्रेनिंग में जरूर जाऊंगा। ग्लेन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में पता है इस नाम का बोझ कितना भारी है? अचानक एक डरावनी औरा उसके ऊपर टूट पड़ी। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर दबकर टूट जाएगा। खून तेजी से दौड़ने लगा, दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। यह ताकत रॉबर्ट परिवार से कहीं ज्यादा थी। तो यही थी नॉर्दर्न किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली ताकत। सिल्विया ने फौरन रेयॉन को अपनी बाहों में पकड़ लिया और कांपती आवाज में ग्लेन से रुकने की इल्तिजा करने लगी। उसने कहा कि रेयॉन अभी बहुत छोटा है, वो अभी इन बातों की गहराई नहीं समझ सकता। इंस्ट्रक्टर ने भी माहौल शांत करने की कोशिश की और कहा कि आखिर वो अभी सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन ग्लेन ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैं उसी से बात कर रहा हूं। सिल्विया की आवाज कांप उठी। वो अभी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मेहरबानी करके अपनी ऑनरा का दबाव उस पर डालना बंद कीजिए। उसी पल रेयॉन को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। वो एक कातिल था, अंधेरों में जीने वाला इंसान, ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी मौत के साए में गुजरती थी। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका था। अब वो दोबारा परछाइयों में नहीं जिएगा और न ही फिर कभी एक हत्यारे की तरह सांस लेगा। अब वो सिर्फ रेयॉन जैगार्ड था और वो सिल्विया की छीनी हुई जगह उसे वापस दिलाकर रहेगा। वो धीरे धीरे सिंहासन के करीब पहुंचा और बोला, मैं एनेक्स में बंद रहकर बड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि जैगार्ड नाम कितना अजीम है। लेकिन अगर ट्रेनिंग मुझे यह सिखा सकती है तो मैं उसे कबूल करता हूं। मैं सिल्विया की हिफाजत करूंगा और जिन लोगों की मुझे फिक्र है उनके चेहरों पर मुस्कान वापस लाऊंगा।
ग्लेन ने आंखें सिकोड़ ली। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ट्रेनिंग के दौरान तुम इस खानदान को परखने वाले हो? रेयॉन ने बिना डरे जवाब दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा है तो इंस्ट्रक्टर मुझे पूरी तरह ट्रेन करे। मुझे मायूस मत कीजिए। मन ही मन उसने सोचा कि पिछले जन्म में वो सबसे खतरनाक हत्यारा था। उसके पास रिंग ऑफ फायर भी थी, जिसे दुनिया सिर्फ एक अफसाना समझती थी। अगर वो दोनों चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इस परिवार में अपनी जगह बना सकता था। वो दुनिया को दिखाएगा कि उसकी असली ताकत क्या है। कुछ वक्त बाद ट्रेनिंग हॉल में दूसरे हॉल के इंस्ट्रक्टर करेन जेगार्ड ने अपने सहायक से पूछा, क्या ये वही बच्चा नहीं है जिसके बारे में कहा गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं सकता? सहायक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी, नौकरानियों ने तो यही बताया था। और सिल्विया और परिवार के मुखिया की बातें सुनकर लगता है कि उसकी बीमारी काफी संगीन है। करेन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे रेयॉन का जिस्म हमेशा की तरह कमजोर ही दिखाई दे रहा था। फिर उसने ग्लेन की ऑनरा कैसे बर्दाश्त कर ली। तभी उसे सिल्विया याद आई। वो भी कभी इस खानदान की सबसे काबिल लोगों में गिनी जाती थी। उसने फौरन हुक्म दिया, उनके एनेक्स में एक नौकरानी भेजो। वहां जो कुछ भी होता है उसकी पूरी खबर चाहिए। कुछ देर बाद 5वें ट्रेनिंग हॉल में सभी लोग परिवार के मुखिया का इस्तकबाल कर रहे थे। ग्लेन सोफे के पास पहुंचा और बोला, राइमर डास, उठ जाओ, फटे हुए कपड़े की तरह पड़े रहना बंद करो। राइमर उठकर हंस पड़ा। ग्लेन, तुम हमेशा की तरह बहुत तेज नजर आ रहे हो। फिर से मेरी नकली नींद पकड़ ली। बाकी इंस्ट्रक्टर्स हाथों से काम करते हैं, लेकिन मैं अपने दिमाग से काम करता हूं, इसलिए हिसाब बराबर है। ग्लेन ने सपाट लहजे में जवाब दिया, तुम 50 साल के हो चुके हो, अब थोड़ा समझदार भी बन जाओ। लेकिन राइमर सिर्फ मुस्कुरा दिया। एल्फ के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। फिर उसने पूछा, तुम यहां अपने सबसे छोटे पोते की वजह से आए हो? सिल्विया तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। ग्लेन थोड़ा हैरान हुआ। वो यहां आई थी। राइमर ने सिर हिलाया। उसने कहा था कि रेयॉन जेगार्ड को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम भी इसी वजह से आए हो तो फिक्र मत करो। मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि 5वें हॉल में किसी के साथ रियायत नहीं होगी, चाहे वो परिवार का सबसे प्यारा बच्चा ही क्यों ना हो। ग्लेन ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, उसे किसी खास सहूलियत की जरूरत नहीं है। मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है। राइमर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि ग्लेन की फिक्र उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। जो मोहब्बत वो सिल्विया को नहीं दे पाया, शायद वही अब रेयॉन को देना चाहता था। ग्लेन गुस्से में बोला, अगर तुम मेरे पुराने दोस्त नहीं होते तो अभी तुम्हारा सिर जमीन पर पड़ा होता। कमजोरों को तुरंत अलग कर देना और सिर्फ उन्हीं को सिखाना जो उसके काबिल हों। राइमर मुस्कुराया, मैं इसे अपने अंदाज में संभाल लूंगा। और ग्लेन वहां से चला गया। उसके जाते ही राइमर सोच में पड़ गया, आखिर ये रेयॉन है कैसा लड़का? कुछ देर बाद रेयॉन ने अपना स्टेटस विंडो खोला। उसमें लिखा था, रिंग ऑफ फायर स्टेज 3 अनलॉक। इससे उसकी मानसिक ताकत, मना सेंस, ऊर्जा, सहन शक्ति, फुर्ती और वाटर रेजिस्टेंस बढ़ गई थी, जबकि फ्रॉस्ट कर्स कमजोर पड़ गया था। रेयॉन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे फौरन फर्क महसूस होने लगा। मना पहले से ज्यादा आसानी से बह रही थी और उसका जहन पहले से ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। उसे सिल्विया की बात याद आई, पहले दिन खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ मत डालना। उसकी वजह से उसकी तरक्की कहीं ज्यादा आसान हो गई थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रेयॉन जेगार्ड परिवार की ट्रेनिंग अपनी बेरहमी के लिए पूरे महाद्वीप में मशहूर थी। रिंग ऑफ फायर के 3रे स्टेज तक पहुंचना बस शुरुआत थी। यही वो मजबूत बुनियाद थी जिसकी मदद से रेयॉन बाकी सबसे कहीं तेजी से आगे बढ़ सकता था। और फिर वो उन सभी लोगों के मुंह बंद कर देगा जो उसका और उसकी मां का मजाक उड़ाते थे। उसके बाद सिर्फ एक काम बचता था, स्वर्गीय तलवार डेरियस। और इस बार वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपने हाथों से उसका गला ना काट दे। तभी सिल्विया कमरे के बाहर से मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी तक जाग रहे हो? रेयॉन ने हैरानी से पूछा, आप इतनी रात को यहां? सिल्विया उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, मैं उसी बारे में बात करना चाहती थी। उसने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, क्या तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? असल में वो उसे रोकना चाहती थी। रेयॉन दर्द सह लेता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। अगर वहां उसे गंभीर चोट लग गई तो वो ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं थी, लेकिन शायद 1 साल और इंतजार किया जा सकता था। रेयॉन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेन और साइड फैमिली वाले जैसा मन करे वैसा बोलते रहे। मुझे आप और एनेक्स के लोगों के लिए उनका तिरस्कार देखकर अब गुस्सा आता है। अगर मैं ट्रेनिंग में अच्छा करूं तो शायद वो लोग अपना रवैया बदल दें। सिल्विया की आंखें हल्की झुक गईं। उसने कहा, मैं समझती हूं तुम ऐसा क्यों सोचते हो। फिर उसने अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि एक मिशन के दौरान उसे रेयॉन के पिता से प्यार हो गया था, लेकिन वो सिर्फ एक नाइट थे, इसलिए दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इसी वजह से उसने अपना मना और एनर्जी कोर छोड़ दिया और घर छोड़कर चली गई। रेयॉन की एक बड़ी बहन भी थी जो उससे 2 साल बड़ी थी। कुछ समय तक तीनों ने शांत जिंदगी बिताई, लेकिन फिर ईडन भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया। उसके पिता इतने मजबूत नहीं थे और उस वक्त सिल्विया रेयॉन के साथ गर्भवती थी, इसलिए वो लड़ नहीं सके। उसके पिता ने गुप्त रूप से सैनिक भेजे थे, लेकिन वो बहुत दूर छिपे रहे और समय पर मदद नहीं पहुंचा पाए। तब तक रेयॉन के पिता और उसकी बहन दोनों मर चुके थे। सिल्विया ने धीरे से कहा, मेरे पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब सब मुझे पापी समझते हैं और शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ।
रेयॉन ने मन ही मन सोचा कि दूसरों की नजर में शायद सिल्विया स्वार्थी रही हो। उसने प्यार के लिए परिवार छोड़ा और सब खोने के बाद वापस लौट आई। वो समझ सकता था कि लोग उससे ठंडा व्यवहार क्यों करते हैं, लेकिन उसके लिए बात अलग थी। वो औरों के लिए कुछ भी रही हो, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ उसकी माँ थी, इस जन्म की भी और दिल से पिछले जन्म की भी। उसने धीरे से पूछा, क्या आपको कभी पछतावा हुआ? क्या आपको लगता है कि आपको परिवार नहीं छोड़ना चाहिए था? सिल्विया मुस्कुराई। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। घर में मैं जैसे थी ही नहीं, लेकिन घर छोड़ने के बाद पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जिंदा हूं। वही दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुश दिन थे, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अपनी इस बेकार मां को माफ कर देना। रेयॉन ने मुस्कुराते हुए सोचा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यह औरत उसकी सिर्फ मां नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। पहले वो परिवार में उसकी जगह वापस दिलाएगा और उसके बाद डेरियस से बदला लेगा। इतना सुनते ही सिल्विया अचानक रोने लगी। रेयॉन घबरा गया। अचानक क्या हुआ? कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकला और मन ही मन बोला, उन्हें शांत करने में ही इतनी मेहनत लग गई। अभी उसे रिंग ऑफ फायर की प्रैक्टिस भी करनी थी और सोना भी था। ट्रेनिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अपने कमरे में पहुंचकर रेयॉन फिर ध्यान में बैठ गया। उसने सोचा कि तीसरे स्टेज के बाद रिंग ऑफ फायर पहले से ज्यादा तेजी से चल रही थी। वो सोच रहा था कि अपनी पूरी ताकत पर यह कितनी भयानक होगी, लेकिन तभी अचानक नीली लपटें उसके चारों तरफ फूट पड़ी और उसके सामने दूसरा डेमन लॉर्ड प्रकट हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, आखिरकार समय आ ही गया। तुम्हारे अंदर का गुस्सा मुझे यहां तक खींच लाया है। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आई। रेज ट्रेट एक्टिवेटेड। डेमन बोला, अपने शरीर और आत्मा को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारा बदला सच कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। एक मिनट, यहां बच्चा क्या कर रहा है? रेयॉन हैरानी से बोला, तुम हो क्या? डेमन गुस्से से चिल्लाया, यह सवाल मुझे पूछना चाहिए। इतना काला और अंतहीन गुस्सा किसी बच्चे के अंदर नहीं हो सकता। फिर वो हंसने लगा। हां, ये वही है। ये नफरत सच में तुम्हारी है। अब जल्दी से अपना शरीर और आत्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बदला दिलाऊंगा। रेयॉन समझ गया कि शायद यह उसकी मरने से पहले डेरियस के लिए बची हुई नफरत थी, लेकिन उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अपना बदला खुद लूंगा और डेरियस को अपने हाथों से मारूंगा। डेमन की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम गलत समझे हो, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया। मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया है। अचानक बर्फ जैसी ठंडी नीली आग रेयॉन के चारों तरफ लिपट गई। रेयॉन की आंखें फैल गईं। ये क्या है? डेमन उसकी तरफ झपटा और चिल्लाया, अब बस खुशी खुशी अपना शरीर मुझे सौंप दो। जैसे जैसे वो करीब आया, रेयॉन के चेहरे का रंग उड़ने लगा। ये ठंड सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके दिमाग को भी जमा रही थी। ये आग नहीं थी। रेयॉन को अब समझ आ गया था कि उसकी असली शक्ति आग नहीं थी, उसका असली तत्व बर्फ था। डेमन पर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, डेरियस के बारे में सोचो, अपने अंदर का गुस्सा बाहर आने दो। चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, मैं उसे मिटा दूंगा। रेयॉन को महसूस हुआ कि वो अभी तक सिर्फ अपनी वाटर रेजिस्टेंस की वजह से टिक पाया था, लेकिन यह हमला सिर्फ उसके शरीर को जमा नहीं रहा था, यह उसके अंदर के गुस्से को भी भड़का रहा था। डेमन फिर बोला, मैं तुम्हारे दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दूंगा, बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए। रेयॉन का चेहरा सख्त हो गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपना शरीर इसे दे दिया तो सिल्विया और बाकी लोग क्या करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना शरीर किसी और को नहीं लेने देगा। डेमन ने फिर उसे उकसाया, विरोध करना बंद कर दो और अपने गुस्से को अपना लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब खुद को रोकने की कोई वजह नहीं बची। उसने ठंडी आवाज में आगे कहा, मैं उस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, लेकिन अगर तुमने विरोध जारी रखा तो मैं तुम्हारी आत्मा को ही खा जाऊंगा। रेयॉन के पूरे शरीर में दर्द फैलने लगा। उसे लग रहा था कि उसका शरीर अंदर से टूट रहा है। वो अपनी हद के करीब पहुंच चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक बात कौन थी, अगर वाटर रेजिस्टेंस मुझे अब तक बचा सकती है तो शायद रिंग ऑफ फायर मेरी आत्मा और शरीर को पूरी तरह सुरक्षित कर सकती है। कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी मुद्रा बनाई और अपनी पूरी उम्मीद उसी पर लगा दी। उसे जीना था। जैसे ही उसके शरीर से आग की ऊर्जा निकली, डेमन चौंक गया। यह कैसे मुमकिन है? मेरी जागने के बाद इतना कम वक्त हुआ है। तुम सिर्फ एक इंसान हो, वो भी बच्चा। रेयॉन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपना बदला खुद लूंगा। मैं किसी भूत को अपना शरीर नहीं दूंगा। यह सुनते ही डेमन गुस्से से चिल्ला उठा, तुमने डेमन वर्ल्ड के लॉर्ड को भूत कहा? लेकिन रेयॉन हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुम एक बच्चे को भी नहीं मार सकते तो तुम कैसे डेमन लॉर्ड हुए? लगता है डेमन वर्ल्ड के शासक इतने खास नहीं हैं। अब गायब हो जाओ। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो चमकी। नई स्किल्स अनलॉक हुई। रेयॉन हैरान रह गया। ये अतिरिक्त स्किल्स क्या हैं? लेकिन हैरानी सिर्फ उसे नहीं हुई थी, डेमन भी उसे देखकर दंग रह गया। ये मेरे स्टेटस विंडो हैं, तुम्हारे पास ये कैसे हैं? रेयॉन ने पूछा, क्या ये तुम्हारी वजह से है? ये तो बस एक स्क्रीन है जो मेरी ताकत दिखाती है। डेमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये सिस्टम मैंने बनाया था। रेयॉन ने भौहें उठाई,
तो क्यों बनाया? डेमन जवाब देने से बचने लगा, लेकिन रेयॉन ने खुद ही अंदाजा लगा लिया। यह किसी को जल्दी मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था, है ना? अचानक डेमन की आंखें फैल गईं। तुम्हें यह कैसे पता? रेयॉन समझ गया कि वो लोगों की भावनाएं पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन रिंग ऑफ फायर पहले से तेज चल रही थी। इसका मतलब सिस्टम उस पर असर डाल रहा था। डेमन फिर गरजा, मुझे अपना शरीर और सिस्टम दोनों दे दो। रेयॉन ने सीधा मुक्का मार दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसका हाथ हवा में निकल गया। उसके पास कोई असली शरीर ही नहीं था। और तभी उसे समझ आया, इतना शोर होने के बाद भी कोई यहां नहीं आया था, मतलब सिर्फ वही इसे देख और सुन सकता था। तब उसने हाथ हवा में घुमाया और अचानक डेमन गुस्से में उसके हाथ में आ गिरा। अगले ही पल वो एक फूलों वाले ब्रेसलेट में बदल गया। डेमन चिल्लाया, मेरी सील टूटे ज्यादा समय नहीं हुआ है, जल्द ही मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी, और जब ऐसा होगा तब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। रेयॉन ने उसे घूर कर देखा। यह चीज तो पूरी जोंक निकली। वो अभी इसे फेंकना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा किया तो शायद सिस्टम भी चला जाता, और फिर सिल्विया और हेलेन भी थे। बेहतर था कि वो इसे अपने पास रखे और नजर बनाए रखे। फिर उसने ब्रेसलेट को घूरते हुए कहा, लेकिन तुमने फूलों वाला ब्रेसलेट क्यों चुना? यह तो मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करता। डेमन गुस्से से बोला, मेरी पसंद की इज्जत करो। कुछ देर बाद हॉल में हेलेन सिल्विया से बोली, मुझे पूरा यकीन है कि यंग मास्टर बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिल्विया बोली, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी। तभी रेयॉन सीढ़ियों से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तैयार हूं। अब ट्रेनिंग हॉल जाने का वक्त हो चुका था। बाहर निकलते हुए सिल्विया ने कहा, अपना ध्यान रखना और सावधान रहना। रेयॉन मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, मैं जरूरत से ज्यादा खुद पर दबाव नहीं डालूंगा। अगर हालात खराब लगे तो तुरंत पीछे हट जाऊंगा। वो सिल्विया से वादा कर चुका था, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा जरूर निभाएगा। कुछ समय बाद जेगार्ड फैमिली के 5वें ट्रेनिंग हॉल में पहुंचकर रेयॉन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने सोचा, यहां तो काफी भीड़ है। सिर्फ उसकी फैमिली लाइन के बच्चे नहीं, बल्कि वासेल परिवारों के बच्चे और सिफारिश से आए लोग भी मौजूद थे। हेलन ने बताया था कि इस साल भीड़ इतनी ज्यादा है कि छठा हॉल तक खोलना पड़ा है। तभी कुछ लड़के उसे देखकर आपस में हंसने लगे। एक बोला, इसे हल्का सा धक्का भी लगा तो टूट जाएगा। दूसरा बोला, ये कमजोर यहां आया ही क्यों है? तभी किसी की नजर उसके फूल वाले ब्रेसलेट पर पड़ी और वो हंसकर बोला, ये क्या बदसूरत चीज पहन रखी है? इतना सुनते ही अंदर बैठी स्प्रिट आग बबूला हो गई। इन कीड़ों को जरा भी स्वाद की समझ नहीं है, इन सबको खत्म कर दे। लेकिन रेयॉन बिल्कुल शांत रहा। वो उनके पास गया और बोला, पीछे खड़े होकर भिन भिनाने की जगह सामने बोल देते। पता है बाहर से कितना दयनीय लग रहा है? एक लड़का गुस्से से चिल्लाया, चुप हो जा, दयनीय तू है। दूसरा ताना मारते हुए बोला, एनेक्स में फेंका हुआ लड़का हमें सीख देगा, तेरी औकात क्या है? रेयॉन ने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा और बोला, तुम लोग भी तो मेन ब्रांच से नहीं हो, फिर मुझे जज करने का हक किसने दिया? या सिर्फ अपने से नीचे वालों को देखकर भौंकना आता है? इतना सुनते ही एक लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया और मुक्का उठाया। तभी बर्न बीच में आ गया। उसने सख्त आवाज में कहा, बस करो, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और बाहर के लोग भी देख रहे हैं। क्या तुम जेगार्ड नाम की बेइज्जती करना चाहते हो? सभी लड़के तुरंत पीछे हट गए और बैठ गए। फिर बर्न रेयॉन की तरफ देखकर बोला, पहले ही दिन परेशानी खड़ी कर रहा है, अपनी जगह मत भूल, तू सिर्फ धूल के बराबर है। अगर एनेक्स से बाहर नहीं फेंका जाना चाहता तो चुपचाप रहना सीख। उसने घमंड से कहा, फैमिली हेड ने बस एक बार तुझ पर नजर डाल ली और तू खुद को खास समझने लगा? तेरे जैसे हारने वाले लोग ट्रेनिंग में टिक नहीं पाते, छोड़ दे ये सब। रेयॉन हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर इतना घमंड आखिर आया कहां से? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेन ब्रांच से हो, या तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा है? अगर इतना बुरा लग रहा है तो जाकर रोते हुए अपने पिता से शिकायत कर देना। बर्न का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। तेरी इतनी हिम्मत? उसी वक्त अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा धड़ाम से खुला। एक हंसती हुई आवाज गूंजी, अरे वाह, यहां तो पहले दिन से लड़ाई शुरू हो गई। सबने पलट कर देखा। राइमर दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। रेयॉन उसे देखकर सोचने लगा, तो ये है जेगार्ड फैमिली की मशहूर तलवार। उसने सुना था कि एनर्जी कोर खराब होने के बाद राइमर ने रिटायरमेंट ले लिया था। राइमर आराम से बोला, लड़ना ही है तो सेरेमनी खत्म होने के बाद लड़ लेना। बर्न तुरंत पीछे हट गया और लाइन में खड़ा हो गया। फिर राइमर सबकी तरफ देखकर बोला, मेरा नाम राइमर है और इस ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर रहूंगा। फिर उसने आगे कहा, इस साल 160 ट्रेनी आए हैं और ये जरूरत से ज्यादा है, इसलिए एक छोटा टेस्ट होगा। मुझे सिर्फ 1/4 लोग चाहिए। ये सुनते ही पूरा हॉल चौंक गया। क्या सिर्फ 1/4? राइमर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे सिर्फ सबसे बेहतर लोग चाहिए। अंदर वाली स्पिरिट फिर भड़क गई, कितना घमंडी आदमी है। लेकिन रेयॉन चुपचाप सुनता रहा। राइमर आराम से बोला, यहां मेरा कानून चलता है, किसी को दिक्कत है तो जाकर फैमिली हेड से शिकायत कर दो। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अब चलो शुरू हो जाओ। मार्शल आर्ट्स की नीम ताकत और मानसिक मजबूती होती है, इसलिए भागो और तब तक भागो जब तक मैं रुकने को ना कहूं। रेयॉन बिना कुछ बोले दौड़ना शुरू कर दिया। अंदर की स्पिरिट बड़बड़ाने लगी,
अगर दौड़ना ही है तो सबसे आगे निकलना चाहिए था।